तो पृथक्करण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों? तो हानिकारक तत्वों को मिश्रण से अलग करने के लिए, जैसे कि अगर आपके अनाज में कंकड़ पत्थर होगा तो उसे आपको अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए अशुद्धियों को हम अलग करते हैं, इसलिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है, यानी हानिकारक तत्वों को मिश्रण से अलग करने के लिए। दूसरा, अगर कोई अनुपयोगी तत्व हो मिश्रण में तो उनको भी पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे चाय पत्ती को हम चाय से छानकर अलग कर लेते हैं। और अगर मिश्रण में दोनों ही तत्व अवयव जो उपस्थित हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमें दोनों अलग अलग चाहिए, तब भी हमें पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। तब आप समझे कि पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अच्छा बच्चों, अब हम जानेंगे कि पृथक्करण को हम किस तरह परिभाषित करेंगे। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को हम पृथक्करण कहते हैं। और पृथक्करण हम किस आधार पर करते हैं? अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि गुणों के आधार पर हम मिश्रण से अवयवों को पृथक करते हैं और ये पृथक्करण विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो आइए बच्चों, हम सीखते हैं कि पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आइए हम इसके चार्ट द्वारा इसे समझते हैं। तो पृथक्करण की विभिन्न विधियां। बच्चों, अगर जो मिश्रण है उसमें दोनों ही ठोस पदार्थ हो और ठोस में से ही ठोस को अलग करना हो तो कौन सी विधि हम प्रयोग करेंगे? तो उन विधियों के नाम है फटकना, ओसाना, थ्रेशिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन। तो ये सारी विधियां हैं जब हम ठोस पदार्थ से ही ठोस को अलग कर रहे हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में मिला हुआ हो और वो अघुलनशील हो, यानी अघुलनशील ठोस पदार्थ को अगर द्रव से अलग करना हो तो हम जिन विधियों का प्रयोग करेंगे वो है तलछटीकरण, निथारना, छानना और अपकेंद्रण। और अगर बच्चों द्रव में कोई ठोस घुला हुआ हो, जैसे कि अगर पानी में नमक घुल जाता है, अगर उसे अलग करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तब हम जो विधि प्रयोग करते हैं वो विधियां हैं वाष्पन, आसवन, क्रिस्टलीकरण। इसके अतिरिक्त दो अन्य विधियां हैं, जिसे एक है चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें हम चुंबक की सहायता से लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को मिश्रण में से अलग करते हैं। और अगर रंगों का पृथक करना है, अगर रंगों का मिश्रण है, तो जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। तो अब बच्चों हम एक एक करके इन सारी विधियों के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहली विधि है फटकना और ओसाना। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से आपने घरों में भी देखा होगा कि कई बार हमारी माँ, हमारी दादियों को आपने गेहूं को यूं फटकते हुए सूप में देखा होगा। तो जिस तरह आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से बूढ़ी दादी गेहूं को फटक रही है। तो फटकने की इस प्रक्रिया में क्या कर रही है कि वह प्रक्रिया जिसमें मिश्रण में से हवा को बहाकर मिश्रण की जो हल्की अशुद्धियां हैं उनको अलग किया जाता है, उसे फटकना कहते हैं। घरों में अक्सर हमने अपनी दादी माओं को या माँ को देखा है कि वो जे गेहूं है या चावल है तो उसको सूप में, इस सूप की सहायता से हम फटकती हैं, तो जो हल्की अशुद्धि होती है वो गिर जाती है बाहर और उससे अनाज को हम अलग कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आपने खेतों में किसानों को भी वायु की सहायता से अनाज को साफ करते हुए देखा है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये किसान या एक महिला जो है ऊंची जगह पर खड़ी है और इस तरीके से सूप से अनाज को गिरा रही हैं और पीछे से हवा चल रही है। तो जो हवा पीछे से चल रही है तो जो अनाज गिर रहा है उसमें जो भी हल्की अशुद्धियां हैं वो हवा के माध्यम से दूर गिर जा रही हैं। तो इस विधि को हम ओसाना कहते हैं। यानी भूसा युक्त अनाज को लेकर जब हम ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते हैं और हवा की सहायता से हल्की अशुद्धियों को अनाज से अलग करते हैं तो ये विधि जो है ये ओसाना कहलाती है। तो चित्र में आपने देख रहे हैं और गांव में भी अक्सर आपने देखा होगा कि ओसाना की ये जो विधि है ये अक्सर लोग गांव में प्रयोग करते हैं और इसमें सूप की सहायता से हम ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के हवा बहती है, अनाज चूंकि भारी कण होता है तो पास में गिर जाता है और हल्की अशुद्धियां दूर गिर जाती हैं। तो इस विधि को हम ओसाना कहते हैं। अच्छा बच्चों, कभी जब आपने
जब आप खेतों में गए हैं तो आपने देखा है कि जब फसल हो जाती है तो उसकी कटाई हो जाती है, और कटाई के बाद पौधों को अनाज से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? कभी सोचा है कि पौधे से अनाज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो अनाज की बालियां हैं, गेहूं की बालियां हैं, इसको हम कैसे पौधे से अलग करेंगे। तो इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि का नाम है थ्रेशिंग। क्या नाम है? थ्रेशिंग। इस विधि में अनाज के कणों को अलग करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों पर या लकड़ी के पट्टों पर अनाज के इस पौधे को पीटा जाता है, और जब पीटा जाता है तो जो अनाज के कण होते हैं वो पौधे से अलग हो जाते हैं, और इस विधि को थ्रेशिंग कहा जाता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से किसान अनाज की इस गट्ठर को बिल्कुल पीट रहा है पत्थर पर और लकड़ी के पट्टे पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनाज जो है वो पौधों से अलग हो जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और आजकल तो बच्चों थ्रेशिंग मशीन्स का प्रयोग होता है। अक्सर आपने गांव में देखा होगा कि अब तो मशीनों के प्रयोग से हम अनाज को पौधे की बालियों से, पौधों से अलग कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसान और बहुत ही समय इसमें कम लगता है जब हम इसमें मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो आज के किसान मशीनों की सहायता से अनाज को पौधे से अलग कर लेते हैं, और यह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है, और इन मशीनों को थ्रेशर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो आपने घरों में अक्सर देखा होगा कि जब माँ लोग चावल या दादी चावल या दाल बनाने जान रही होती तो एक बार उसे बीन लेती हैं, ताकि अगर कोई कंकड़ पत्थर हो तो उसे निकाल दें। तो जब अशुद्धियों की मात्रा कम होती है तो हम उन्हें बीन करके निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार इस विधि को हम बीनना कहते हैं। जैसे दाल, चावल, गेहूं आदि में अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि को हम बीन करके अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को बीनना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीनना या पिकिंग कहते हैं। और अक्सर हमने, जो भी माँ हमारी हैं, दाल चावल बनाते समय हमने करते हुए उन्हें देखा है। तो ये विधि है बीनना। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि कभी आपने मकान बनते हुए देखा है? तो अक्सर जब मकान बन रहा होता है तो बालू को मजदूर जो होते हैं, बड़ी सी जाली होती है, उसमें बालू डाल करके गिरा रहे होते हैं, और जो कंकड़ पत्थर होते हैं उस बालू से उस पूरी जाली पर आ जाते हैं और बालू नीचे इकट्ठा हो जाती है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो मजदूर है ये बालू को छान रहा है। तो अब ये क्या है? एक जाली की सहायता से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चालना। कि वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न भिन्न आकार के घटकों को छिद्र वाले चलना या जाली की सहायता से हम अलग करते हैं, उसे चालना कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये प्रक्रिया क्या आपने कभी अपने घर में होते हुए देखी है? सोचिए सोचिए। जी हाँ, याद आ गया ना? हाँ बच्चों, जब माएँ रोटी बनाने से पहले आटा चाल रही होती हैं, देखा है एक चलनी होती है घर में जिसमें आटा डाल के आटा को हम चालते हैं, और उसमें आटे को हम चोकर से अलग करते हैं, क्योंकि आटा का जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, तो वो जाली या चलनी से नीचे आ जाते हैं, और जो चोकर होता है उसके कण बड़े होते हैं, तो वो चलनी में ही फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस तरह से चालना विधि द्वारा हम आटे में से चोकर को अलग कर लेते हैं, है ना। और इसके अलावा भी एक जगह आपने और देखा होगा चालना। मूंगफली खाते हैं? हाँ, जब आप मूंगफली लेने जाते हैं सर्दियों के मौसम में, अक्सर जो हम देखते हैं भुनी हुई गरम गरम मूंगफली खाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है? मूंगफली को बालू में भुना जा रहा होता है, और उसके बाद एक बड़ा सा चलना होता है, उसमें हम डालते हैं तो बालू जो है वो नीचे गिर जाता है उस जाली से, और जो मूंगफली है वो उस चलने पर रह जाती है, और गरम गरम मूंगफलियाँ हम वही लेकर के खाते हैं, है ना। याद आया? तो ये जो विधि है, इस विधि का नाम है चालना, इसे सीविंग कहते हैं।